नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों का फंचा और फसक की गठरी उठाए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। एक्स्ट्रा कवर के आज 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। आप सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस कार्यक्रम को खूब प्यार दिया, हमें खूब समर्थन दिया और लगातार हमारा ये विश्वास मजबूत किया कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो जनपक्ष की दिशा है और उसमें भले ही कितनी भी चुनौतियां हों, लेकिन जनता का व्यापक समर्थन भी है और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। उन सभी समर्थकों का विशेष आभार जिन्होंने हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर यह समय समय पर सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें वित्तीय समर्थन भी दिया और दे रहे हैं। बारामासा के अस्तित्व को बनाए रखने में आप लोगों की भूमिका भी उतनी ही बड़ी और अहम है जितनी बारामासा टीम के प्रत्येक सदस्य की। तो आप सभी समर्थकों को भी एक्स्ट्रा कवर के शतक की खूब सारी शुभकामनाएं। एक्स्ट्रा कवर में अमूमन हम हफ्ते भर की राजनीतिक घपरोल से लेकर उन तमाम खबरों का जिक्र करते हैं जिन्हें हमारी मुख्य धारा की मीडिया उतना स्पेस नहीं देती जितनी दी जानी चाहिए। उन लोगों की आवाज़ बनने की भी कोशिश करते हैं जिनकी आवाज़ें सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी तो होती हैं, लेकिन उन आवाज़ों को पहुंचाने वाले अधिकतर मंच उल्टा सत्ता का ही भोंपू बजाने में मगन हो चुके हैं। और इस कार्यक्रम में हम उन सवालों को भी लगातार उठाने की कोशिश करते हैं जो इस पहाड़ी प्रदेश के मूल सवाल होने चाहिए, लेकिन जिन्हें पीछे चुलियाते हुए हर रोज़ जनता को बुथियाने के लिए नए नए नैरेटिव सोशल मीडिया की दुनिया में तैरा दिए जाते हैं। तो आज एक्स्ट्रा कवर के इस 100वें एपिसोड में उन्हीं सवालों को एक बार फिर से खंगालते हैं और फिर से प्रासंगिक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम समझ सकें कि राज्य निर्माण के 25 साल के सफ़र में हम किस दिशा में बढ़े हैं, कहाँ कहाँ हम डगमगाए हैं, कैसे पहाड़ी राज्य के पहाड़ बांझा पड़ने वाली स्थिति में पहुँचा दिए गए हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, ताकि हम अब भी आने वाले समय में उस दिशा में काम कर सकें। लेकिन इन सवालों पर विस्तार से चर्चा करने से पहले एक नज़र बीते हफ्ते के कुछ अहम मुद्दों पर डालते हुए सरकार को थोड़ा घचोड़ देते हैं कि उसके राज में जिन लोगों की बातें अनसुनी की जा रही हैं, सरकार उनकी भी सुध ले सके। इन लोगों की सूची में वो सैकड़ों युवा भी शामिल हैं जिनका पुलिस भर्ती में सिलेक्शन तो हो चुका है, अंतिम परिणाम आ चुके हैं, मेडिकल तक हो चुका है, लेकिन नियुक्ति के लिए ये लोग महीनों से सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। उत्तराखंड में कमाल का चलन है कि यहाँ परीक्षार्थियों को सिर्फ लिखित परीक्षा या फिजिकल टेस्ट ही पास नहीं करना होता, बल्कि इन्हें पास करने के बाद उनके धैर्य की अलग से परीक्षा ली जाती है। सब इंस्पेक्टर के पद के लिए चयनित हुए इन युवाओं की ही स्थिति देखिए। इनकी परीक्षा की प्रक्रिया साल 2022 में शुरू हुई थी और साल 2025 कुछ दिनों बाद खत्म होने को है, लेकिन इन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। धामी सरकार से अनुरोध है कि 3 साल बाद ही सही इन युवाओं को इस बार नए साल की सौगात के तौर पर इनका हक दे दिया जाए। कई महीनों बल्कि कई सालों से अपनी नौकरी का इंतजार करते इन युवाओं की मानसिक स्थिति समझने की कोशिश कीजिए। इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके परिवार इसी आस में दिन काट रहे हैं कि बेटा अफसर बनेगा तो उनकी स्थिति में कुछ स्थिरता आएगी। ये इंतज़ार बहुत भारी होता है, इसे और भारी मत बनाइए। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक कमाल की फिल्म आई है जिसका नाम है होम बाउंड। सरकार में बैठे लोगों से विशेष निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकाल कर ये फिल्म ज़रूर देखें। हो सकता है इसी बहाने आपकी संवेदनशीलता कुछ बढ़ पाए और नियुक्ति का इंतजार करते युवाओं की पीड़ा को आप लोग कुछ बेहतर समझ पाएं। बीते हफ्ते भी उत्तराखंड में जंगली जानवरों के आतंक की घटनाएं सामने आती रही, जिनमें से एक घटना पौड़ी की भी है जहां गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया। यहाँ ग्राम प्रहरी अंकित कंडारी ने साहस दिखाया और उस महिला को बचा लिया। अंकित के इस साहस को सलाम कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक जान बचाई। लगातार बढ़ रहे ऐसे हमलों की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने कुछ जगह पिंजरे लगाकर और कुछ जगह शिकारियों को तैनात कर कुछ सफलता भी हासिल की है। पौड़ी जिले में ही एक गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया है, जबकि चर्चित शूटर जॉय हुक्किल और रमेश बर्थवाल ने एक अन्य आदमखोर गुलदार को बीते हफ्ते मार गिराया है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में आदमखोर हो चुके इन जानवरों का खौफ इस कदर बना हुआ है कि दर्जनों स्कूल इसके चलते बंद करने पड़े हैं और कई जगह वन विभाग के कर्मचारी स्कूली बच्चों को लाने और छोड़ने के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये तमाम समाधान प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसे हैं, जबकि साल दर साल विकराल हो रही इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में सभी सरकारें जकबक वाली स्थिति में ही रही हैं और अभी भी उनकी स्थिति कुजाण तब वाली ही बनी हुई है। बीते हफ्ते प्रदेश में कैबिनेट बैठक भी हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए।
इनमें मुख्य ये थे कि ऊर्जा विभाग अब लोगों की ज़मीन के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनों के लिए कुछ बढ़ा हुआ मुआवजा देगा। पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाकर नया वाहन रजिस्टर करवाने वालों को टैक्स में 50% तक की छूट मिलेगी। कई छोटे अपराधों के लिए अब जेल का प्रावधान खत्म होगा और सिर्फ आर्थिक दंड यानी जुर्माना लगाया जाएगा, आदि आदि। इस बैठक में एक अहम फैसला कृषि भूमि में होने वाले भू उपयोग को बदलने से संबंधित भी किया गया है। ये फैसला बेहद अहम है, जिसके कुछ भले परिणाम भी होंगे और कुछ बड़े खतरे भी इस फैसले के बाद बढ़ सकते हैं। लैंड यूज चेंज करने को लेकर प्रदेश में हमेशा से ही कई तरह की दिक्कतें रही हैं, जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को भी होता रहा है। वो ऐसे कि बड़े बड़े कारोबारियों का तो काम मोटी घूस देकर सतत चलता रहता था और उनके लिए लैंड यूज चेंज करवाना बेहद आसान होता था। लेकिन आम आदमी अगर अपनी खेती की ज़मीन पर छोटा मोटा होटल शुरू करना चाहे तो उसको एड़ियाँ रगड़नी पड़ जाती थी, लेकिन लैंड यूज चेंज नहीं होता था। अब सरकार ने फैसला किया है कि लोग अपनी कृषि भूमि पर भी कमर्शियल काम कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें लैंड यूज चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो पहाड़ में पर्यटन का लाभ सीधे स्थानीय लोगों को भी मिल सकेगा, वो भी अपने कारोबार को स्थापित कर पाएंगे। इस दिशा में ये फैसला उनकी राह को आसान करता हुआ नजर आता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि बीते कुछ सालों में उत्तराखंड की ज़मीनें जिस तेज़ी से बेची गई हैं, उन तमाम ज़मीनों का दोहन बेहद तेज होने की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। यानी यहाँ भी चकड़ैतों की मौज वाला रास्ता और भी चौड़ा हो जाने की संभावना है, जिससे पहाड़ों में बेहद सीमित कृषि भूमि पर कंक्रीट के दैत्याकार जंगल उग सकते हैं। बीते हफ्ते कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और इनके इर्द गिर्द राजनीतिक फसकबाजों की चुगलैरी भी खूब चलती रही। इनमें से एक तस्वीर ये थी जिसे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर अपलोड किया और छुयालों को खूब मसाला दे दिया। कई साल से सीएम इन वेटिंग कहे जाने वाले अनिल बलूनी की इस तस्वीर ने उनके समर्थकों को ये मौका दे दिया कि वो इसी तस्वीर में कल्पना के किले खड़े करने लगे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थक इन हवाई किलों की बुनियाद खोदने लगे। वैसे प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं और अपनी अपनी नियुक्ति का इंतजार करने वालों से लंबा इंतजार अगर किसी ने किया है तो वो संभवतः अनिल बलूनी और उनके समर्थकों ने किया है, जो मौका मिलते ही ये फील्डिंग सजाने लगते हैं कि बस अब की बार तो मुख्यमंत्री लमटने ही वाले हैं और बलूनी साहब कुर्सी लौफियाने ही वाले हैं। वैसा ही इंतजार भाजपा के कुछ अन्य नेताओं का भी माना जाता रहा है। यही कारण है कि ये दूसरी तस्वीर भी खूब वायरल हुई, जिसमें पौड़ी सांसद अनिल बलूनी और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ही टीम से खेलते हुए नजर आए। चुगलैरों को और क्या चाहिए था। छुई बातों की कचमोली तैयार हो गई कि दोनों ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के तलबगार एक ही टीम से खेलते हुए बल मुख्यमंत्री को फरकाने के लिए आजकल साथ साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी धामी जी की फौज के चुगलैरों ने दूसरे पक्ष के चुगलैरों का जमकर मुकाबला किया और दुई उंगल की गिची और जेब 1.5 हाथ की वाले छुयाल दोनों तरफ से भिड़ते रहे। ये बड़े कमाल की बात है कि उत्तराखंड में राजनीतिक विमर्श अक्सर कौन बनेगा मुख्यमंत्री तक ही सिमट कर रह जाता है। इसमें एक तरफ से वो पक्ष ताड़ी मारता है जो अपने पक्ष में माहौल बनवाने के लिए तत्पर रहता है और दूसरी तरफ वो पक्ष मोर्चा संभालता रहता है जिसे लगता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री के राज में सब चंगा सी। इस बहस में मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि एक पक्ष इस बात को स्थापित करने में जोर लगाता है कि जो भी गलत हो रहा है वो सिर्फ मुख्यमंत्री के कारण गलत है और मुख्यमंत्री बदलने से सब ठीक हो जाएगा, जबकि दूसरा पक्ष ये मानता ही नहीं कि कुछ गलत हो भी रहा है और ये स्थापित करने में जुट जाता है कि जो लोग भी गलत को गलत कह रहे हैं वो सब मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसी खींचतान में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री प्रजनन दर इतनी तेजी से बढ़ी है कि वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी कहते हैं कि राज्य निर्माण के बाद यहाँ सबसे तेजी से जंगली सुअर, बंदर और मुख्यमंत्री ही पैदा हुए हैं। वैसे मुख्यमंत्री के बदलने से राजनीतिक दलों और नेताओं के अलावा किसी का भला नहीं होता, विशेष तौर से उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां सत्ता उन राष्ट्रीय दलों की ही रही है जिनके हर फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि यहाँ प्रदेश भाजपा के मुखिया ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बल दिल्ली से नेता जब बताएंगे तभी कुछ हो सकेगा। अब जो पार्टी पूरी बहुमत की सरकार होने के बाद भी अपना मंत्रिमंडल तक खुद तय नहीं कर पाती, वहाँ मुख्यमंत्री अपने विवेक से कितना ही फरका पाते होंगे, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री को ही फरकाने के लिए दिल्ली तक संदेश भेजते रहना और जंत जुगाड़ भिड़ाते रहना ही उत्तराखंड की राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण निहितार्थ है।
इस बहस में उन चकड़ैतों की तो मौज रहती है जो किसी भी तरफ से अपने नेताओं के स्तुतिगान में लीन रहते हैं, लेकिन नुकसान आम जनता का है, जिसका करोड़ों रुपए सिर्फ नेता अपनी छवि चमकाने में ही फूंक देते हैं, और वो भी इसलिए कि उन्हीं की पार्टी के नेता उनकी कुर्सी लमडाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और फिर चर्चा भी अगर नीतियों पर न होकर नेताओं तक ही सीमित रहे तो इसका लाभ सभी को है, यानी सभी राजनीतिक लोगों को, क्योंकि ऐसे में मुख्यमंत्री के बदलते ही जनता को बुझाया जा सकता है कि गलती पार्टी या नीति की नहीं थी, वो तो मुख्यमंत्री की थी, और अब मुख्यमंत्री बदल गया तो सब ठीक हो जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री बदलने से जो नया व्यक्ति आता है वो भी होता तो उसी कुनबे का है और आता भी उसी केंद्र के आशीर्वाद से है जैसे पिछला वाला आया होता है। पार्टी के आशीर्वाद से इतर जिस दिन प्रदेश में कोई नेता अपने दम पर सरकार बनवाने और मुख्यमंत्री बनने वाली स्थिति में होगा, तब शायद ये बहस कोई मायने रखेगी भी कि प्रदेश की कमान किसके हाथों में है। तब तक आम जनता को कम से कम चेहरों से ज़्यादा मुद्दों पर ही ध्यान रखना होगा, ताकि चेहरे के फेर में मुद्दे उसी तरह पीछे न छूटते चले जाएं जैसे पिछले 25 सालों से छूट रहे हैं। वही तमाम मुद्दे जिनका जिक्र आज के एक्स्ट्रा कवर की शुरुआत में हमने किया था, जो राज्य के सबसे बड़े मुद्दे थे, लेकिन जो आज भी हाशिए पर हैं और फिर भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाते। तो चलिए उन्हीं मुद्दों के सहारे समझते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद कैसे इन मुद्दों को अनसुलझा छोड़ देना ही उत्तराखंड की बदहाली का सबसे बड़ा कारण बना। अहम सवालों और मुद्दों की लंबी सूची में सबसे पहला सवाल तो राजधानी का ही है, जो आज तक अनसुलझा है। कभी आयोग बनाकर और कभी ग्रीष्मकालीन शीतकालीन के नाम पर राजनीति के मुद्दे का फुटबॉल बनाकर इधर से उधर तो किया गया, लेकिन किसी भी सरकार ने यह साहस कभी नहीं दिखाया कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बना दी जाए। ये काम राज्य निर्माण के शुरुआती साल में हो जाना चाहिए था, लेकिन 1/4 सदी बीतने के बाद भी ये मुद्दा सुलझा नहीं है और इस पर आज भी सिर्फ राजनीति ही होती है। एक सरकार ये क्रेडिट लेती है कि हमने वहाँ कम से कम विधानसभा भवन तो बनवाया, और दूसरी सरकार कहती है कि हमने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। इससे बड़ी बेईमानी क्या ही जनता के साथ हो सकती है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर गैरसैंण में 2 पैसे का काम नहीं होता। वैसे तो राजधानी को पूरी तरह से गैरसैंण में होना था, लेकिन ये समर कैपिटल और विंटर कैपिटल का स्वांग करने वाले नेतागण अगर वास्तव में 6 महीनों के लिए भी गैरसैंण को सिर्फ नाम की नहीं बल्कि काम की भी राजधानी बना पाते, तो भी इनकी निर्लज्जता कुछ कम कही जा सकती थी। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई कार्यालय वहाँ शिफ्ट नहीं किया जाता और कहने को ये समर कैपिटल है। इससे बड़ा धोखा और जनता के मुंह पर झूठ बोलने का उदाहरण दुनिया में शायद ही कहीं और हो। इससे बेहतर अब सिर्फ यही होना बाकी है कि कोई सरकार आए और देहरादून का नाम ही गैरसैंण रख दे और फिर उसे स्थायी राजधानी घोषित करते हुए कह दे कि हमने गैरसैंण को राजधानी बनाकर ये मुद्दा हमेशा के लिए सुलझा दिया है। इससे कम तो जितने धोखे गैरसैंण के नाम पर हो सकते थे वो सारे हो ही चुके हैं। बहरहाल, आज भी अगर कोई सरकार लॉन्ग टर्म प्लान के साथ ये कहने का साहस कर सके कि आने वाले 5 साल या 10 साल तक भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना दिया जाएगा और उस मास्टर प्लान पर 5 या 10 साल के समय लेकर काम शुरू हो, तो भी पहाड़ी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने की दिशा में ये एक अहम कदम होगा। राज्य निर्माण के साथ ही जो दूसरा अहम मुद्दा अनसुलझा रहा वो था परिसंपत्तियों के बंटवारे का, जिसका निर्धारण न होने से उत्तराखंड ने बड़ी कीमत चुकाई। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके पास आज भी उत्तराखंड की न जाने कितनी संपत्तियां हैं। परिसीमन का मसाण उत्तराखंड को लगातार डरा ही रहा है, जो पहाड़ी राज्य की अवधारणा पर ही सबसे बड़ा संकट होने जा रहा है। खैर, ये मामला केंद्र से भी संबंधित है, तो इसे फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल बात करते हैं उन अन्य मुद्दों पर जिन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ों को इस दशा में पहुंचा दिया जिसमें वो आज नजर आते हैं। ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा था नए जिलों के निर्माण का। छोटे राज्य की मांग में ये अहम बात भी शामिल थी कि यहाँ प्रशासनिक इकाइयाँ भी छोटी हों, लेकिन राज्य निर्माण के बाद से उत्तराखंड में एक भी नया जिला नहीं बन पाया। राज्य निर्माण से पहले बने उत्तराखंड क्रांति दल के विजन डॉक्यूमेंट में 23 जिलों का जिक्र किया गया था, लेकिन 23 जिले तो दूर, यहाँ कोटद्वार, रानीखेत, डीडीहाट और यमुनोत्री जैसे वो 4 जिले भी सिर्फ प्रस्ताव तक ही सीमित रह गए हैं, जिन पर कई बार चर्चा होती है। मायावती के दौर में उत्तर प्रदेश ने एक ही रात में नए जिलों का निर्माण करवा दिया था, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस से लेकर भाजपा की धाकड़ सरकार तक कोई भी ये फैसला नहीं ले सकी है। उत्तराखंड राज्य के विकास में ऐसे ही अन्य मुद्दों को चिन्हित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी बताते हैं कि प्रदेश में जमीनों की जो पैमाइश साल 2004 में ही पूरी हो जानी चाहिए थी, वो आज तक नहीं हो सकी है।
फिर चकबंदी का सवाल तो जैसे बेमानी ही बना दिया गया है। चारू तिवारी एक और अहम मुद्दे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य निर्माण से पहले से रहा है, उसे ही अगर मजबूत और सुचारू बना दिया गया होता तो स्वास्थ्य पर यहाँ ऐसे कांडे नहीं लगे होते। उत्तर प्रदेश के दौर में ही यहाँ जिला अस्पतालों से लेकर महिला जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र और सैकड़ों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कम से कम ढांचागत तरीके से खड़े हो चुके थे। इनको मजबूत करने के नाम पर कुछ निर्माण कार्य तो राज्य बन जाने के बाद हुए हैं, लेकिन इनके संचालन को ठीक करना सरकार की नीयत में कभी शामिल ही नहीं रहा और इसी का नतीजा है कि आज भी राज्य के कोने कोने में ऑपरेशन स्वास्थ्य जैसे आंदोलन हो रहे हैं। यही स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में भी है, जहां राज्य बन जाने के बाद ऐतिहासिक रूप से स्कूल बंद हो चुके हैं। स्कूल बंद करने को लेकर सरकार के पास आसान सा तर्क है कि स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं, लेकिन सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि अगर बच्चे ही नहीं हैं तो जगह जगह प्राइवेट स्कूल कैसे चल रहे हैं और उनमें बच्चे कहां से आ रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सवाल आज भी हमारे लिए सबसे बड़े सवाल बने हुए हैं, क्योंकि ये दोनों विषय इतने गौण बना दिए गए हैं कि इन पर अब निर्णायक राजनीतिक बहस तक नहीं होती। ऐसा ही सवाल रोजगार का भी है। हॉर्टिकल्चर, जिसे प्रत्येक राज्य का सपना देखने वालों ने उत्तराखंड के लिए सबसे अहम माना था, उसमें आज हमारी स्थिति संभवतः उत्तर प्रदेश के दौर से भी बुरी हो चुकी है। चारू तिवारी बताते हैं कि यूपी के समय उत्तराखंड वाले क्षेत्र में 104 सरकारी उद्यान थे। यहाँ कई सरकारी फल केंद्र थे। रामगढ़ जैसी जगहों पर कभी फलों की कैसी पैदावार होती थी, ये बात आज भी कई लोगों के जहन में होगी। यूपी के दौर में भी उस बड़े राज्य का हॉर्टिकल्चर का मुख्यालय चौबटिया में हुआ करता था। राज्य निर्माण के बाद हमारे नेताओं ने इस पूरे क्षेत्र में ऐसे कांडे लगाए कि उसने इसे बढ़ावा देने की बजाय ये उल्टंत पैदा की कि हॉर्टिकल्चर को भी एग्रीकल्चर में समायोजित कर दिया जाए और मुख्यालय भी देहरादून में बना दिया जाए। जिस क्षेत्र से हजारों युवा रोजगार पा सकते थे, जिससे पहाड़ के कितने ही क्षेत्र पर्यावरण से साम्य बैठाते हुए विकसित हो सकते थे, उस क्षेत्र में राज्य बन जाने के बाद और भी ज्यादा कांडे लगा दिए गए। चाय बागान भी विकसित होने की जगह पहले से बदतर स्थिति में पहुंचा दिए गए। इंडस्ट्रीज लगाने के क्षेत्र में भी अलग अलग सरकारों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने और लगाने को अपनी प्राथमिकता तो बताया, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से विकेंद्रीकरण की जरूरत थी, उस दिशा में कभी काम नहीं हुआ। सिडकुल जैसे बड़े प्रोजेक्ट तो लगे जिनमें 70% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात भी हुई, लेकिन उसकी हकीकत सभी जानते हैं कि वहाँ छोटी छोटी कंपनियों में अस्थायी नौकरी जिन युवाओं को मिलती भी है, उन्हें भी पहले तो कुछ महीनों का वेतन बतौर घूस बिचौलियों को देना पड़ता है और उसके बाद भी ज़्यादा पैसों पर साइन करके कम वेतन हासिल करना होता है। उत्तराखंड में ज़रूरत थी छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरियाज़ की, जो हर ज़िले में और विशेष तौर से पहाड़ में स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के केंद्र बन पाते, लेकिन उनकी जगह देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए, जिनमें बड़े बड़े पूंजीपतियों को सब्सिडी के नाम पर कौड़ियों के भाव ज़मीनें बांटने का काम हुआ। ऐसा ही अहम सवाल भाषा का भी है। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा की स्थिति ऐसी है कि हमारे नेता आज भी विधानसभा में इन भाषाओं में शपथ नहीं पढ़ सकते। विधायक किशोर उपाध्याय ने एक बार ऐसा करने की कोशिश की थी, तो उस शपथ को अमान्य करार दिया गया था और उन्हें दोबारा से हिंदी में शपथ पढ़नी पड़ी थी, क्योंकि हमारी भाषाओं को आज भी वो दर्जा हासिल नहीं है। इस मुद्दे पर हमने अलग से एक विस्तृत कार्यक्रम भी किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। एक्स्ट्रा कवर के इस 100वें एपिसोड में इन तमाम मुद्दों का जिक्र हमने आज इसलिए किया ताकि सनद रहे कि राज्य के असली मुद्दे क्या हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे कहीं ज़्यादा अहम सवाल ये है कि अगली विधानसभा में पहाड़ का प्रतिनिधित्व कैसा और कितना होगा। यूकेडी ने दशकों पहले जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें ही ये सवाल उठा दिया था कि पहाड़ी इलाकों में कम जनसंख्या पर ही विधानसभा बनाई जाए, जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में हैं, वरना पहाड़ का प्रतिनिधित्व खतरे में आ जाएगा। इसी आधार पर यूकेडी ने तब कुल 100 से भी ज़्यादा विधानसभा सीटों की बात रखी थी। आने वाले परिसीमन के बाद ये संकट अब उत्तराखंड के लिए बड़ा दैत्याकार होने जा रहा है। उत्तराखंड कैसा हो, ये कभी यूकेडी के संस्थापकों ने बेहद खूबसूरती से दर्ज किया था। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस कार्यक्रम में हमने आंदोलनकारियों के सपनों वाले उस उत्तराखंड का विस्तृत ब्यौरा दर्ज किया था। ये कार्यक्रम भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। बारामासा के इस कार्यक्रम को खूब सराहने और हमें लगातार समर्थन देने के लिए आप सभी लोगों का हमारी पूरी टीम की ओर से एक बार पुनः धन्यवाद। हमारे कई दर्शकों की काफ़ी समय से ये भी मांग थी
कि हमें YouTube की मेंबरशिप से इतर भी बारामासा को समर्थन देने वालों के लिए कुछ विकल्प बनाने चाहिए। तो वो सभी साथी जिन्होंने हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप नहीं ली है, वो अब हमें सीधे ही इस QR कोड के माध्यम से या इस UPI ID के जरिए भी समर्थन दे सकते हैं। चैनल की पेड मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का विकल्प तो पहले की तरह मौजूद है ही। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाद, प्रणाम।